कल के बजट के बाद, कल जो बजट अरुण जेटली वित्त मंत्री ने पेश किया, अपना 5वां बजट पेश किया, उसके बाद देश में कई तरह की प्रतिक्रिया हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये गांव, किसान, गरीब सबका बजट है, लेकिन क्या इसमें मिडिल क्लास को अनदेखी की गई है? कौन कौन से नए पैकेज मिले हैं, किन किन सेक्टर का ध्यान रखा गया? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी, जिनके पास नॉर्थ ईस्ट का प्रभार भी है। जितेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जमीन अब सोना उगलेगी, क्योंकि बांस के लिए 1500 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने दे दिया है। और बांस तो नॉर्थ ईस्ट में बांस ही बांस है, और बांस से कपड़ा बन सकता है, बांस से फर्नीचर बन सकता है, बांस से डेकोरेटिव पीसेस बन सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की तरक्की का रास्ता तो खुल गया इससे। बहुत बढ़िया बात कही आपने भूपेंद्र जी, और मैं समझता हूं कि सबके लिए बड़े हर्षोल्लास की बात है, विशेषकर पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए और देश भर के लिए, जहां एक और रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन की घोषणा करके 1269 करोड़ रुपया उसके लिए निर्धारित किया गया। उसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो आप एक पत्रकार अनुभवी होने के नाते हमसे ज्यादा समझ सकते हैं, कि इससे 3 मास केवल पहले 90 वर्ष पुराना एक कानून, अंग्रेजों के समय का 1927 का फॉरेस्ट एक्ट संशोधित किया गया, और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप नॉन फॉरेस्ट लैंड में पैदा होने वाले बैम्बू को किसी और उपयोग के लिए लाने की अनुमति दे दी गई, नहीं तो वो फॉरेस्ट एक्ट में रहता था। अब देखिए विडंबना कितनी, कि 70 वर्ष से हम बैम्बू बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कागज जो हमारे यहां आता है वो बैम्बू से बनता है, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पूरी जरूरत अपने देश में जितना पैदा होता है उससे नहीं हो पाती। दिया सलाई, मैच स्टिक, घरों का फर्नीचर, इतना सब कुछ हमारे यहां रिसोर्स साधन होने के बावजूद नहीं था, क्योंकि कानून ठीक नहीं था। अब कानून में संशोधन हुआ, और साथ ही साथ इस नेशनल बैम्बू मिशन रीस्ट्रक्चर की घोषणा करके, जहां वित्त मंत्री जी ने पूर्वोत्तर को एक बहुत बड़ा संकेत दिया, साथ ही साथ मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार की प्राथमिकता देते हैं पूर्वोत्तर के विकास को, उसकी एक बार पुनः रीइटरेशन हुई है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इससे एक गेम चेंजर का प्रभाव रहेगा। रेवेन्यू जनरेशन तो होगी, उद्योग के साधन होंगे, युवाओं में अपनी जीविका, अपनी रोजगार कमाने के साधन भी उपलब्ध होंगे। लोग ये कह रहे हैं, खासकर राहुल गांधी ने कहा कि गनीमत है 4 साल हो गई, 1 ही साल बचा है, और इस चुनाव में भी उन्होंने संकेतों में कहा कि सिर्फ घोषणाएं, वादे और भाषण। 4 साल में जमीन पर क्या हुआ अब तक? देखिए भूपेंद्र जी, एक बड़ी हास्य में बात है, नाम पे कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कि दीपक जी यदि यही सच है, नहीं मैं दीपक ही कह रहा हूं जी, तो मैं कह रहा हूं दीपक जी, एक बड़ी हास्यमय बात है कि यदि यही बात सच है और राहुल जी को ये बात पर विश्वास है जो वो कह रहे हैं कि केवल घोषणाएं पूरी नहीं होंगी, तो फिर इसमें चिंता किस बात की, शिकायत किस बात की? उन्हें तो इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि केवल घोषणाएं हैं और देश की जनता हमें इसके लिए सजा देगी। लेकिन जब वो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि मन ही मन उन्हें इस बात की निराशा हुई कि जिस तरह का वो समझते थे कि चुनावी साल में पॉपुलिस्ट बजट लाया जाता है, कहीं लोन वेव कर दिया, कहीं लैपटॉप बांट दिए, कहीं कंप्यूटर बांट दिए, उस तरह की कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी शुरू से कहते थे हम यहां देश चलाने आए, सरकार चलाने नहीं आए। यदि इलेक्शन पर नजर रख करके ही घोषणाएं करनी होती तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी जैसा फैसला नहीं होता जो इंदिरा जी के समय से पेंडिंग पड़ा था। और इसलिए राहुल गांधी को शायद अपनी जो जिस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति रही है अपने शासनकाल में, उस मानसिकता से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनावी वर्ष के बजट में जिस प्रकार के कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स लाते थे उस तरह के नहीं आए, और इसलिए वो हक्के बक्के रह गए। सर ये बताइए कि ये पूरे बजट किसान के लिए कहा जा रहा है कि किसान के लिए बजट है, गांव के लिए बजट है, मजदूर के लिए बजट है, लेकिन आपका जो कोर वोट बैंक है मिडिल क्लास, उसके लिए बजट नहीं है। आपने 40,000 की टैक्स छूट दी, लेकिन आपने मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट को खत्म करके 5,800 की ही मात्र छूट दी है।
इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं कि आपने मिडिल क्लास की टोटल अनदेखी की है रूरल सेक्टर में अपना बढ़ाने के लिए? जितेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जितेंद्र सिंह जी से फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन लगता है टेलीफोन संपर्क उनसे टूट गया है। जो दो प्रमुख बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में अभी तक कही, पहली प्रमुख बात ये कही कि बांस को लेकर जो मिशन है, उसके बाद बांस के मामले में, कागज के मामले में देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि हमें बांस को आयात करना पड़ रहा था और ये हरा सोना नॉर्थ ईस्ट की धरती पर भरपूर है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी को काउंटर किया और ये कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि अगर ये घोषणा है सिर्फ 1 साल बचा है तो उनको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अगर सरकार फेल हुई तो जनता उसको सजा देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मिडिल क्लास का क्या? उसी सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जितेंद्र सिंह जी, यही कहा जा रहा है कि अपने कोर वेटर मिडिल क्लास को जो है भारतीय जनता पार्टी ने नाराज कर दिया, गांव, किसान, मजदूर को खुश करने के लिए। देखिए दीपक जी, पहले तो क्षमा कीजिए, बीच में कनेक्शन कट गया था। सबसे पहली बात यह है कि इस बजट में लगभग समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि समाज के वो वर्ग जिनकी चिंता पहले पर्याप्त नहीं हुई थी या जितनी वो डिजर्व करते थे। उदाहरण के तौर पर एल्डर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, हमारे यहां दिन प्रतिदिन एल्डर सिटीजन्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में बहुत बड़ी एक चुनौती बनने वाली है और बहुत बड़ा विषय बनने वाला है। इस उम्र में बीमारी भी होती है, केयर टेकर्स का अभाव होता है, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। तो जिस प्रकार की उन्हें राहतें दी गई हैं, इस प्रकार की पहले कभी नहीं हुई। ये एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है कि ये विषय हमारे सामने है। उसी तरह से मेडिकल इंश्योरेंस का प्रावधान जो विकसित देशों में हुआ करता था, आज भारत में हुआ, जिसकी कल्पना अगले 20-25 वर्ष तक नहीं हो पाएगी। इसी तरह महिलाओं के लिए, इसी तरह सैलरीड क्लास के लिए पहली बार मैं कहता हूं कि आर्थिक सुधार की सीमाओं से बाहर जाकर के उसको सम्मान दिया गया। वित्त मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि हमारे इनकम टैक्स का एक्सचेकर जो है उसमें विशेष योगदान सैलरीड क्लास का रहता है, अतः हमारा ये दायित्व है कि उनका विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें 40,000 की डिडक्शन का कर रहे हैं। और ये कहना कि किसान के लिए नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आता कि शायद उन्होंने पूरा बजट पढ़ा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं किसान के लिए है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। और ये संज्ञा पहली बार इस बजट के माध्यम से, देखिए जितने भी प्रावधान हैं कुल मिला के सभी वर्गों के लिए इनका कहीं ना कहीं लाभ रहेगा। और ये जो सैलरीड क्लास है ये मिडिल क्लास ही तो है, ये जो एल्डर सिटीजन है ये मिडिल क्लास ही तो है। अब एक कोई गुट विशेष है जिसको कोई लाभ विशेष चाहिए। गुट विशेष के लिए लाभ विशेष ना होने का अर्थ ये नहीं है कि ये मध्यम वर्ग नहीं है। ये सारी की सारी मिडिल क्लास, एल्डर सिटीजन मिडिल क्लास है, गृहिणियां मिडिल क्लास हैं, हमारे ये तनख्वाह जाफ्ता हमारे इंप्लॉइज, मुलाजिम, ये मिडिल क्लास है। ना मालूम कौन सी मिडिल क्लास की ये चिंता कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल से भारतीय जनता पार्टी के नेता ओबामा केयर से बड़ी जो स्कीम लॉन्च की है उसको नमो केयर नाम दे रहे हैं। आवाज कम करो। जितेंद्र सिंह जी, क्या नमो केयर नाम इस योजना का पड़ेगा ओबामा केयर की तर्ज पे? देखिए, एक ऐसा युग आ चला है जब विश्व के बाकी देश भारत की सीख लेकर के भारत क्या कर रहा है वो करने का प्रयास करते हैं। अब दावोस में हमने देखा भारतीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन संबोधन था और अमेरिका के प्रधानमंत्री का आखिरी सत्र में, जब सुनने वाले बहुत कम बच गए थे। तो ऐसे समय में ये हमारे लिए गर्व की बात है, विश्व भर के नेता, विश्व भर के राष्ट्र भारत की उदाहरण का अनुकरण कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उसको बड़ी संजीदगी से सुनकर के उसका अनुकरण कर रहे हैं। और ये कुछ कांग्रेस के मित्र अभी भी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, जबकि अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है।
अभी 12 जनवरी को जो 31 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, उसमें से 28 सैटेलाइट ऐसे थे जो विदेशों से आए थे, जो अमेरिका से आए थे। अमेरिका अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारतीय क्षमता, भारतीय वैज्ञानिकों की योग्यता, हमारे सैटेलाइट पैड, हमारे श्रीहरिकोटा की तरफ देख रहा है। दावोस में हमारे प्रधानमंत्री को देखा, और दावोस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें किसी का प्रभाव नहीं चलता, लेकिन उन्होंने ये निर्णय किया। हालांकि कुछ ना कुछ उनकी भी इच्छा रही होगी, अमेरिकनों की भी, और उनकी लॉबिंग भी हुआ होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का ही उद्घाटन संबोधन होगा। और ऐसे समय में यदि कांग्रेस अभी भी अमेरिका की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रधानमंत्री को जो इस समय ख्याति और छवि प्राप्त हुई है, उस पर गर्व महसूस नहीं करते। ये अपनी छोटी राजनीति के चुंगल में अभी भी फंसे पड़े हैं। नहीं, मैं निगेटिव तौर से बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि ओबामा केयर की तर्ज पे ये जो नमो केयर है, ये उससे बड़ी हेल्थ स्कीम है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ वेलफेयर स्कीम होगी। निश्चय नहीं, मैं आपकी बात की प्रशंसा करता हूं, आपकी बात स्वीकार भी करता हूं। निश्चय ही इतनी बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बहुत कम देशों में, और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कहा, कि इस प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस योजना की कल्पना भारत में अभी लगभग 1 दशक या 2 दशक तक नहीं की जा सकती थी बिफोर टाइम। जैसे कि अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बिफोर टाइम आई है, जनधन योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जो बड़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, और इनको भारत में कार्यान्वयन करना ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को जो बात की गई है खरीफ की फसल से, तो क्या खरीफ की फसल से जो अंतर दिया जाएगा, भाव का, एमएसपी का जो अंतर दिया जाएगा, चूंकि आप प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं, क्रियान्वयन से सीधे जुड़े हैं, आप सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, तो इसकी योजना कैसे बनेगी? ये भाव का जो अंतर होगा, जो एमएसपी के साथ 1.5 गुना जिसको करने की बात कही गई है, इस भाव के अंतर को स्टेट बियर करेगा या केंद्र बियर करेगा? देखिए, ये जैसे कल वित्त मंत्री जी ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि इसमें दोनों रहेगा। आपकी बात में बहुत वजन है। केंद्र का योगदान रहेगा और राज्य सरकार का भी सहयोग रहेगा, और दूसरे साधनों से जो यहां पैसा लगेगा उसकी भरपाई भी होगी। एक बड़े वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से इस स्कीम की रचना की गई है। साइंटिफिक ढंग से की गई है। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि राज्यों का भी योगदान रहेगा इसमें। ठीक है। सर, चलते चलते मैं आपसे राजस्थान के बारे में पूछना चाहूंगा। कल बाई इलेक्शन हुए, तीनों सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। पश्चिम बंगाल में भी आपको कंसोलेशन प्राइज मिला। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सरकार की ये सिर्फ एक राज्य का मसला है या राज्य से बाहर एक नेशनल इश्यू है? क्योंकि 2 लोकसभा की सीटें भी थी उसमें, अलवर और अजमेर। हाँ दीपक जी, आपका प्रश्न जायज है, उचित है, परंतु इसका उत्तर शायद देने के लिए मैं पूरी तरह मुनासिब व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि संगठन में, पार्टी में एक मैकेनिज्म है, एक स्ट्रक्चर है। निश्चय ही पार्टी नेतृत्व, कोई भी चुनाव हो, उसमें हार हो कि जीत हो, उसका विश्लेषण होता है, उसकी चर्चा होती है। यदि जीत होती है तो इन कारणों पर भी विचार किया जाता है कि कितनी मार्जिन से हुई, कितनी मार्जिन से होनी चाहिए थी, यदि अपेक्षित मार्जिन से नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और यदि हार होती है तो उसका भी विश्लेषण किया जाता है। परंतु इसको मोदी सरकार की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ना वो पूरी तरह अनुचित रहेगा, और मुझे लगता है कि इसको अलग ढंग से इसका विश्लेषण करने की जरूरत भी है, और ऐसा किया भी जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका बजट ग्राउंड तक पहुंचे, नीचे तक पहुंचे, और जिन लोगों को फायदे की बात कर रहे हैं उन लोगों को फायदा भी मिले। हम तो यही दुआ करेंगे, क्योंकि इससे देश की तरक्की ही होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में एक ब्रेक, लेकिन दिन भर तमाम मंत्री,
तमाम बड़े जो राजनेता हैं, जो नौकरशाह हैं, वो हमसे जुड़े रहेंगे लगातार। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।